का वेग अभिकारक के सांद्रण के कितने घात होता है? 0 घात के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो कल के वीडियो में बताया गया था। तो इसका नाम है अभिक्रिया का वेग। dx बटा dt का जो नाम क्या है? अभिक्रिया का वेग। और इसका नाम है अभिकारक का सांद्रण के 0 घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जब इस समानुपाती को हटा देंगे, याद रखिए जब समानुपाती हटा देंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब dx बटा dt बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे k, क्या लिखेंगे? k, और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पर a माइनस x के पावर 0 घात। तो यहाँ जो है यहाँ k कहाँ से आ गया? तो जब भी नियतांक, जब ये इसको हटाते हैं, याद रखेंगे जब भी इसको हटाया जाता है तो एक नियतांक बनता है। तो रसायन विज्ञान में नियतांक को स्थिरांक कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है, जहाँ k एक क्या है? स्थिरांक है, स्थिरांक है, उसका नाम क्या है? तो जो लिख देंगे जो वेग स्थिरांक है। क्या नाम है? वेग स्थिरांक है। याद रखे रहिएगा जो k का क्या नाम है? तो वेग स्थिरांक है। तो अब यहाँ पे जो है अब ये 0 घात दिया गया, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात दिया हो तो उसका मान क्या होता है? तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। याद रखे रहिएगा x के पावर 0 है तभी 1 होगा, y के ऊपर 0 है तभी 1 होगा। तो a माइनस x के ऊपर 0 घात है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे dx बटा dt हो जाएगा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे k गुणे और इसका मान क्या होगा? 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला लाइन लिखेंगे अब dx बटा क्या होगा? dx बटा dt हो जाएगा बराबर हो गया, k में 1 का गुणा करेंगे तो k में जब 1 का गुणा करेंगे तो k का नाम k हो जाएगा। अब यहाँ k में किससे गुणा कर लेंगे? तो dt से। तो dt में जब k का गुणा होगा तो क्या बनेगा? dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर k dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि या k dt कैसे हुआ? dt का गुणा किस में किए हैं? k में, तो क्या बन गया? k dt हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। याद रखिएगा दोनों पक्षों में क्या करेंगे? अब समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब यहाँ पे समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन करने पर आप लोग भी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए, जैसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो समाकलन अब दोनों पक्षों में करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? समाकलन dx हो जाएगा बराबर हो गया समाकलन k हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या किए हैं? समाकलन किए हैं। तो यह समाकलन का चिन्ह है। याद रखिए बायोलॉजी वाले लड़के जो भी हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ में तो समाकलन बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन बायो में जो है मान लीजिए बायो वाले जो है मैथ पढ़ते नहीं हैं, इसलिए समाकलन का चिन्ह को जानते नहीं होंगे। तो इसलिए याद रखिएगा यह समाकलन का चिन्ह है और यहाँ समाकलन का सूत्र भी लागू करना है। तो एक सूत्र को ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सूत्र भी लिख दे रहे हैं बॉक्स में और इसी सूत्र के सहायता से यहाँ सॉल्व किया जाएगा। तो सूत्र होता है समाकलन अगर dx है तो इसका सूत्र होता है x होता है। क्या होता है? समाकलन dx, मतलब dx का समाकलन कितना होता है? तो x होता है। तो यहाँ पे जैसे dx है तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और यह जो है k जो है बाहर आ जाएगा और dt, तो dt का क्या होता है? तो याद रखिए dt का जो होता है t होता है। क्या होता है? जैसे x का dx है तो x होगा, तो dt है तो t होगा। तो अगला लाइन जो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जब लिखाएगा तो dx है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x बराबर हो गया और यहाँ k को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे और dt का समाकलन क्या होगा? तो t हो जाएगा। याद रखिएगा t कैसे बना? क्योंकि यहाँ dx है तो x है, dt है तो t होगा, प्लस हो जाता है और जब भी समाकलन हटता है तो याद रखिएगा यहाँ पर i लिखते हैं। क्या लिखते हैं? i। जब भी समाकलन चिन्ह को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? i लिखा जाता है, जो समाकलन नियतांक कहा जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। अब i का मान निकाला, i का मान निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझना है
जब भी आई का मान निकालना होगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि, और यहाँ लिख देंगे यक्स का मान जो है, याद रखिए यक्स का मान 0 रखते हैं और टी का मान जो है 0 रखते हैं। तो यहाँ जो है यक्स का मान और टी का मान हमेशा याद रखेंगे 0 जब रखा जाएगा तो किसका मान निकलता है, तो आई का मान जो है निकल जाएगा। तो आई के मान निकालने के लिए अब यक्स के जगह पे 0 और टी के जगह पर भी क्या रखेंगे, 0 रखा जाएगा, जिसके सहायता से किसका मान निकलेगा, आई का मान निकलेगा। तो अब यहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे यक्स के जगह पर क्या हो गया 0, तो यह 0 हो जाएगा, बराबर हो गया, बराबर के जगह पे क्या होगा 0 हो गया, गुणे हो जाएगा के जगह पे, यहाँ पे के जगह पे के ही रहेगा, यहाँ पर के हो जाएगा, और टी के जगह पे क्या रहेगा 0 हो जाएगा, प्लस हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे आई रखेंगे। तो ये किसका मान है, तो यक्स का मान 0 हो गया, और यहाँ जो है किसका मान रखे हैं, तो टी का मान क्या रखे हैं 0 रखे हैं, प्लस आई हो गया। अब के में जब 0 का गुणा करेंगे तो के सुनैया क्या होगा, के सुनैया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये भी शून्य है। तो इसके नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे, बराबर हो गया, शून्य हो गया, प्लस हो जाएगा, और किसका मान यहाँ लिख देंगे यहाँ पर आई। अब यहाँ पर आई है 0, अब यहाँ बराबर है, यहाँ 0 बराबर 0 है, तो ये 0 को जब छोड़ देंगे, क्योंकि आई में 0 जोड़ेंगे तो आई ही होगा, तो यहाँ पे किसका मान निकल जाएगा, तो आई का मान कितना निकल गया, तो आई का मान 0 निकल गया। अब आई का मान जब 0 निकल जाएगा तो इसको समीकरण 1 में आई के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आई का मान जो निकला है, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण जो है 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, अब यहाँ नोट करेंगे। तो समीकरण 1 जो है यक्स बराबर था, क्या था, के टी था, और प्लस क्या था, आई था। अब यहाँ पे जो है आई का मान को रख देंगे, तो आई का मान कितना आया है, तो 0 आया है, तो यक्स बराबर क्या हो गया यहाँ पर, के टी प्लस 0। अब इस 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, यक्स बराबर क्या हो गया, के टी हो जाएगा, या कर लेंगे, या का मतलब हो गया के टी को आगे उतारेंगे, तो के टी बराबर क्या हो गया, यक्स हो जाएगा, तो के बराबर क्या होगा, तो के बराबर हो जाएगा यक्स बटा टी हो गया। तो यह जो है किसके माध्यम से निकला, तो शून्य कोट के अभिक्रिया के सहायता से, याद रखेंगे शून्य कोट के अभिक्रिया की सहायता से किसका मान निकल गया, वेग स्थिरांक का यह सूत्र है। तो के बराबर यक्स बटा जो है टी जो है सूत्र का निगमन आ गया। तो इसे सूत्र का निगमन आप लोग अपने कॉपी में हल करते भी चलिए, जिससे क्या होगा, आपको यह आसान हो जाए यह सूत्र का निगमन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे कि प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के शून्य कोट की अभिक्रिया की सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन हुआ है। अब क्या करेंगे, तो अब प्रथम कोट की, तो प्रथम कोट के अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र नोट करेंगे, और सूत्र नोट करने के बाद इसका निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे dx बटा जो है dt, तो यह नाम हो गया अभिक्रिया का वेग, और इसका नाम हो गया अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात, मतलब यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे कितना घात छिपा रहता है, तो एक घात छिपा रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके पहले क्या था, यहाँ पर 0 घात, मैंने शून्य कोट की अभिक्रिया जब लेंगे तो यहाँ 0 घात लेंगे, और प्रथम कोट की अभिक्रिया लेंगे तो यहाँ पर एक घात नोट करेंगे। अब जब इसको हटाएंगे जब चिन्ह को, तो क्या लिखेंगे अगला लाइन में, dx बटा dt बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे के a माइनस एक्स हो गया। जहाँ के क्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ के एक स्थिरांक है, क्या है, एक स्थिरांक है, और उसका नाम याद रखेंगे, स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक नाम है, क्या नाम है, वेग स्थिरांक इसका नाम है, तो लिख देंगे वेग स्थिरांक है। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ के कौन सी है, स्थिरांक है, और उसका जो नाम है, क्या नाम है, वेग स्थिरांक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे, अब ये dt का गुणा इसमें हो जाएगा, तो जब dt का गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या नोट करेंगे अगला लाइन में, तो ये लिखेंगे यहाँ पर dx
बराबर के कोष्टक में a माइनस यक्स और यहाँ लिख देंगे dt। तो लाइन समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब a माइनस यक्स को क्या करेंगे, a माइनस यक्स को नीचे भेज देंगे। तो इसको नीचे जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा a माइनस यक्स। अब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर के dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करने पर। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो समाकलन किया जाएगा दोनों पक्षों में और उसके बाद इसको हल किया जाएगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में भी समाकलन किया गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे समाकलन होगा, तो यहाँ समाकलन हो जाएगा dx बटा a माइनस यक्स बराबर हो जाएगा समाकलन के होगा और यह हो जाएगा dt। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिए हैं, समाकलन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे सूत्र जो है लागू किया जाएगा। तो जो सूत्र जो है मैथ वाले तो बच्चे जो हैं मैथ में पढ़ेंगे ही समाकलन, लेकिन बायो वाले बच्चे जो हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए सूत्र को भी आप लोग लिखते चलिए समाकलन का, कि कौन सूत्र कहाँ पे लागू किया गया। तो अब यहाँ सूत्र जो है ध्यान दीजिएगा, समाकलन सूत्र होता है समाकलन dx बटा a माइनस यक्स, यह सूत्र है। तो यह सूत्र किसका है, तो लाग का, लाग बेस e और यहाँ लिखेंगे a माइनस यक्स का सूत्र है और आगे जो है माइनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यह है बराबर के पास जो है आगे माइनस, माइनस लाग बेस e कोष्टक में a माइनस यक्स। क्या सूत्र होता है, समाकलन dx बटा जो है a माइनस यक्स का सूत्र क्या है, माइनस लाग बेस e a माइनस यक्स, यह सूत्र होता है। और एक सूत्र और होता है जो आप लोग को पहला में बताया गया शून्य कोट की अभिक्रिया में, समाकलन dx, dx का क्या होता है, तो यक्स होता है। तो दो सूत्र को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दोनों सूत्र के सहायता से आप आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह तो फार्मूला है, यह फार्मूला क्या है, तो माइनस लाग बेस ई a माइनस यक्स, यह फार्मूला हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ k को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, dt। तो dt का क्या होता है, तो t होगा, क्योंकि यहाँ dx का क्या होता है, यक्स होता है। तो इसी प्रकार dt का क्या होगा, t होगा। अब प्लस क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ये i क्यों लिखा है, जब समाकलन को हटाया जाता है तो समाकलन नियतांक को लिखना पड़ता है। तो समीकरण अब इसको क्या मान लेंगे, 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कैसे बना। यह फार्मूला है, इसका फार्मूला रख दिए, के बाहर हुआ और dt का क्या होता है, t हो गया प्लस i हो गया। अब i का मान निकालने के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया में क्या किया गया था, i का मान निकालने के लिए x का मान 0 और t का मान 0 रखा जाता है, जिसके सहायता से किसका मान निकल जाएगा, तो i का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे, अब x बराबर यहाँ लिख देंगे x यदि लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, x का मान 0 रख देंगे और t का मान जो है 0 रखेंगे। 0 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 0 और t बराबर 0 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब x के जगह पे 0 और t के जगह पे 0 जब रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो i का मान निकल जाएगा। तो अब नीचे इसका मान रखा जाएगा इसमें, या पहला समीकरण जो देख रहे हैं इसी में x के जब 0 और t के जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस लाग बेस ई a माइनस x था, तो x के जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर के t का मान क्या होगा, 0 होगा, प्लस यहाँ i। तो i का मान निकालने के लिए x का मान 0 और t का मान 0 रखना पड़ता है, जिसके सहायता से किसका मान निकलेगा, i का मान निकलेगा। तो अब a में से जब 0 घटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा, यहाँ पर माइनस लाग बेस ई a बराबर होगा, के में 0 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस i। अब इस 0 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस लाग बेस ई a बराबर क्या हो जाएगा, i। तो i का मान जो है निकल गया। तो i का मान कितना निकला है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, i बराबर माइनस लाग
बेस ई ए, मतलब आई को आगे कर दिए हैं और इसको यहाँ पे इसको घेर लेंगे। किसका मान निकल गया? आई का मान। अब आई का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। किसके जगह पे? तो आई के जगह पे रख देंगे, रखने पर। तो अब समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 क्या है? तो के बराबर के, समीकरण 1 जो है माइनस था, क्या था? माइनस था, और क्या था? लाग था, बेस ई था, ए माइनस यक्स है, बराबर था, के टी था, प्लस क्या था? आई था। तो यह समीकरण नंबर क्या है? 1 है। तो समझ में आ रहा होगा। यह जो है कुछ नहीं है, याद रखिएगा, यह माइनस है। अब यहाँ पे आई का मान रखेंगे तो क्या होगा? माइनस लाग, यहाँ लिखेंगे ए माइनस यक्स, और यहाँ लिखेंगे बराबर के टी, और आई का मान क्या है? माइनस लाग बेस ई ए। ये किसका मान रख दिए हैं? तो आई का मान रख दिए हैं। तो यह माइनस है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस जब है पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा? लाग बेस ई ए माइनस लाग बेस ई ए माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यह सूत्र बन गया। यह क्लास 9th में आप लोग लघुगणक में पढ़े होंगे, या 11 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि सूत्र होता है। सूत्र को यहाँ नोट कर दे रहे हैं बॉक्स में, जिससे आपको आसान हो जाए। तो सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र लिखेंगे लाग बेस ई ए माइनस लाग बेस ई, यहाँ रहेगा बी, बराबर सूत्र क्या होता है? तो लाग ई ए बटा बी हो जाता है। मतलब ये माइनस है तो भाग बन जाता है। क्या बनता है? भाग। तो लाग बेस ई ए माइनस लाग बेस ई बी है, तो क्या बनेगा? लाग बेस ई ए बटा बी हो जाएगा। मतलब ये माइनस को हटा देते हैं और उसको क्या बना सकते हैं? बटे को रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से यह जो फार्मूला जो बना क्या बन जाएगा? लाग बेस ई ए बटा, और b की जगह पे क्या दिया गया है? तो a माइनस यक्स है। जैसे यहाँ b है तो यहाँ b की जगह पर a माइनस यक्स है, तो क्या होगा? a बटा a माइनस यक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब के टी को यहाँ लिख देंगे, या के टी बराबर क्या होगा? तो के टी बराबर क्या बनेगा? लाग बेस ई ए बटा ए माइनस यक्स। अब यहाँ किसको रोकेंगे? तो याद रखेंगे, अगर यहाँ के को रोक दें तो टी कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे के बराबर क्या होगा? तो के बराबर हो जाएगा, अब टी नीचे जाएगा तो 1 बटा टी हो जाएगा, 1 बटा टी लाग बेस ई ए बटा ए माइनस यक्स। तो यह किसका सूत्र आ गया? तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से किसका नाम माना गया? वेग स्थिरांक का मान आ गया। और एक लाइन और भी चलेंगे, अगर इस बेस को हटा दिया जाए और वहाँ पे जो बेस ई है वहाँ पे अगर 10 लिख दिया जाए तो मान इसका हो जाएगा के बराबर 2.303 लाग, अब ये बन जाएगा 10। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 10 ए बटा ए माइनस यक्स, बटा में क्या है? तो बटा में टी है। तो यहाँ पे जब 10 लिखते हैं, जब भी याद रखिए 10 रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2.303 से क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो यह दोनों में से कोई भी आप यहाँ तक आंसर लिख दें तो किसका मान आ जाएगा? प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का यह सूत्र का निगमन हो गया। तो इसका नाम है अभिक्रिया का वेग, इसका नाम है अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाता है। आपको अभ्यास में बताया जा चुका है, तो अभ्यास वाले भी इसमें पहला भाग वाला जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया का परिभाषा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। अब जो है यहाँ से जब समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे
dx बटा dt हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे k कोष्टक में a माइनस यक्स के पावर 2 घात। अब यहाँ k क्या है? k आपका एक स्थिरांक है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है, जहाँ k क्या है? स्थिरांक है, उसका नाम है स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा जो है dt का जो गुणा है इसमें कर लेंगे। तो अब dt का गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पे हो जाएगा dx, यहाँ लिखेंगे dx बराबर हो जाएगा k हो गया कोष्टक में a माइनस यक्स के पावर 2 घात। अब बगल में क्या चला जाएगा? dt, मतलब इसका गुणा इसमें कर दिया गया। तो समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत होगा तुरंत वहाँ पे कमेंट कीजिए। अब यह a माइनस एक्स के पावर जो a माइनस एक्स के पावर 2 घात को अब यह नीचे भेज देंगे dx के पास, तो ये नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह dx बटा यहाँ जाएगा a माइनस यक्स के पावर 2 घात बराबर, अब यहाँ लिखेंगे k dt हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये भी। इसको नीचे भेजने के बाद यहाँ क्या बचेगा? k बचेगा और क्या बचेगा? dt बचेगा। अब यह 2 घात जो है a माइनस एक्स के पावर 2 घात को जब ऊपर भेजेंगे तो यह प्लस घात है, याद रखिए 2 जो प्लस घात है जब ऊपर जाएगा तो वह माइनस घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा अगला लाइन a माइनस यक्स के पावर माइनस 2 घात dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k हो जाएगा dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। यह माइनस 2 घात कैसे हो गया? यह जो हर में प्लस में है, जब इसको अंश में भेजेंगे तो प्लस वाला जो घात होता है वह माइनस घात में बदल जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो शून्य कोट के अभिक्रिया के में भी ऐसे किया गया था, प्रथम कोट के भी अभिक्रिया में, और आज द्वितीय कोट के अभिक्रिया में भी ऐसे ही किया जा रहा है। इसलिए आप लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों में जब समाकलन अब करेंगे तो समाकलन का चिन्ह क्या होता है? देखिए समाकलन चिन्ह है, और यहाँ लिखेंगे a माइनस यक्स के पावर माइनस 2 घात dx हो जाएगा, बराबर समाकलन के dt हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया गया है? समाकलन कर दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा, यहाँ पे एक फार्मूला बना और यहाँ पर भी एक फार्मूला बनेगा। तो ये दोनों फार्मूला को यहाँ पर आप लोग बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। और यह जो मैथ वाले बच्चे हैं तो मैथ वाले बच्चे तो समाकलन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे सूत्र पे। तो यह सूत्र क्या है? तो सूत्र को ध्यान दीजिएगा। समाकलन अगर a माइनस यक्स के पावर n घात हो और dx हो तो इसका सूत्र होता है माइनस a माइनस यक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। सूत्र को ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या है? समाकलन a माइनस एक्स के पावर क्या है? यहाँ पर n घात हो तो dx हो तो सूत्र क्या है? माइनस a माइनस एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। मतलब n जो है तो n में एक जोड़ेंगे और नीचे भी n में एक जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे n के जगह पे क्या दिया गया है? तो माइनस 2 घात दिया गया है। तो इसी सूत्र में यहाँ पे इसको रखेंगे, रख करके हल करेंगे। और एक सूत्र और है, समाकलन अगर dx हो तो सूत्र होता है x, dx का क्या होता है? x, dy का y, dt का तो t। ध्यान दीजिए, dx है तो x होगा, dy है तो y होगा, dt है तो t होगा। तो यहाँ पर जो है अब यह सूत्र में इसको रख देंगे, इसी सूत्र में इसको रखा जाएगा। तो यह माइनस है पहले, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, उसमें क्या लिखा है? a माइनस एक्स। तो अब लिखेंगे a माइनस एक्स
n+1। तो अब यहाँ n है तो n लिखे हैं। अब n के जगह पे क्या है, -2 घात है, तो ये लिखेंगे -2 + 1 बटा हो गया। अब n+1 तो क्या बनेगा, -2 + 1। मतलब इसका जो सूत्र यहाँ पे जो लिखा गया है, इसी सूत्र में यहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो सूत्र में इसको भर दिया गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझ लीजिए। n, तो n यहाँ है तो n लिखे हैं, और यहाँ n के जगह पे क्या है, -2 है, तो इसे -2 + 1 -2 + 1 बराबर हो जाएगा। k को यहाँ नोट करेंगे, dt। अब देखिए k बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन, जैसे dx का x होता है तो dt का क्या होगा, तो dt का t होता है, क्या होगा, t हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा और यहाँ i हो जाएगा। आई कहाँ से आ गया, जब समाकलन समाप्त होता है, समाकलन जब भी पूरा हट जाता है तो समाकलन नियतांक इसको कहा जाता है आई, और इसको समीकरण नंबर 1 माना जाएगा। आगे चल के अब इसको सॉल्व जब कर लिया जाएगा तब। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, तो अब 1 में से किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। जब 1 में से 2 को घटा देंगे तो पावर क्या रहेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे -a - x के पावर -1 हो जाएगा, बटा हो गया, और 1 में से 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर हो गया, के हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो अंश और हर में अगर माइनस हो तो इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। जब काटने के बाद से अब यहाँ क्या बचेगा, a - x के पावर -1 हो गया, बराबर हो गया, के टी हो जाएगा, प्लस आई। अब यहाँ पे जो बटा में 1 है तो बटा 1 जो है यहाँ से इसको भाग करेंगे तो यह 1 जो है समाप्त हो जाएगा। a - x के पावर -1 हो गया, बराबर के टी प्लस आई हो गया। अगर यह माइनस को हटाते, मतलब इनवर्स इसको कहा जाता है, अगर इनवर्स को हटाते हैं तो यह क्या बन जाएगा, 1/a - x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के टी प्लस आई हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर जो है 1 मान लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब आई का मान निकालने के लिए कल के वीडियो में क्या बताया गया था, आई का मान निकालने के लिए कल के वीडियो में बताया गया था कि x बराबर 0 और t बराबर 0 जब रख देते हैं तो किसका मान निकल जाता है, आई का मान निकल जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे यदि हो जाएगा, x बराबर जो है 0 हो जाएगा और t बराबर भी क्या रखेंगे, 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, आई का मान निकल जाएगा रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ जो है x के जगह पे 0 और t के जगह 0 जब रखा जाता है तो i का मान निकलेगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे। अब 1 बटा, तो a - 0 मतलब x का मान 0 हो गया, बराबर k गुणे t का मान 0 प्लस i। तो यह जो मान भरे हैं समझ में आ गया होगा कि x के जगह 0 रखे हैं और t के जगह पर 0 रखे हैं। अब क्या होगा कि अब 1/a 0 को इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे और k में 0 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पर 1/a बराबर k 0 या 0 इसको छोड़ सकते हैं, क्या बचेगा अब, आई। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब यह आई का मान जो निकला है यहाँ पे समीकरण 1 के स्थान पे रख देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आई का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो आई का मान जो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो 1/a - x था, बराबर के टी था, प्लस क्या था, आई था। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब आई को जगह पे जो मान निकला है यहाँ पे नोट कर लेंगे।
तो a माइनस 1/a-x बराबर KT प्लस आई का मान क्या है, आई का मान 1/a था। तो आई का मान यहाँ पे रखने के बाद से इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यह प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/a माइनस x माइनस 1/a बराबर KT। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो अब a का गुणा जब a में 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस, और इसका a माइनस एक्स का गुणा माइनस 1 में कर लेंगे तो क्या होगा, a माइनस x हो जाएगा बटा, और नीचे जब गुणा करेंगे तो a कोष्टक में a माइनस x। तो हर का गुणा जो समझ में आ गया होगा, इसका गुणा इसमें किए हैं और इसका गुणा इसमें किए हैं और हर में गुणा कर लिए हैं, बराबर क्या हो गया, KT हो गया। तो गुणा भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे यह माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, a माइनस a प्लस x बटा a कोष्टक में a माइनस x बराबर क्या हो गया, KT। अब यहाँ का जो अंदर का जो चिन्ह है बदल गया, यह माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो a जो है, अब यहाँ a जो प्लस है और a जो है माइनस है, तो इसे a से a को काट देंगे। काटने के बाद जो बचा है, अब यहाँ नीचे जो क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे x बटा a कोष्टक में a माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया KT। तो समझ में ये भी लाइन आ गया होगा आप लोग को। तो अब ये से काटने के बाद जो शेष बचा इसको नीचे क्या किए हैं, नोट किए हैं। अब यहाँ पे इसको या करेंगे, या का मतलब यह हो गया कि अब या KT को हम क्या करेंगे, आगे नोट करेंगे। तो ये लिख लेंगे KT बराबर क्या होगा, तो x बटा a कोष्टक में a माइनस x हो जाएगा। तो KT को इधर ला दिए और यह मान को पक्षांतर कर लिए। अब यहाँ k बराबर क्या होगा, तो यह k को रोकेंगे और t को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर हो जाएगा x बटा a कोष्टक में a माइनस x हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और इस सूत्र को क्या कर देंगे, घेर देंगे। और यह जो सूत्र आया किसके सहायता से आया, तो द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से किसका सूत्र है, वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह सूत्र का निगमन समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आयु क्या होता है और प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अर्ध आयु माने आधा, आयु माने उम्र जो होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जितने समय में कोई, ध्यान देंगे, जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या हो जाए, आधा पूर्ण हो जाती हैं, अर्ध आयु कहलाती हैं। अर्थात इसका कहना यह है परिभाषा से कि प्रथम कोट के अभिक्रिया को आधा समाप्त होने में जितना समय लगता है उसी समय को ही क्या कहेंगे, अर्ध आयु कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया आधा पूर्ण हो जाती है, अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी हाफ, इसको टी हाफ मतलब टी 1/2 मतलब हाफ कहा जाएगा। हाफ माने आधा, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ का सूत्र क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। के का क्या नाम है, तो याद रखिएगा के का नाम है वेग स्थिरांक। अब यह सूत्र कैसे बना, कहाँ से आया, अब इसका निगमन इसी भाग में आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन को समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए पहले हेडिंग को,
प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। यह पहला जो हेडिंग हुआ। अब ये क्वेश्चन को जब पेपर में आता है तो ये बदल करके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे दो हेडिंग आपको दिया जा रहा है, दोनों हेडिंग का उत्तर जो होगा सेम होगा, एक ही उत्तर इसका होगा। तो अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो एक एक लाइन को समझना है आपको, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है अर्ध आयु का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब यहाँ हल करेंगे, यदि जो टाइम है, जो टाइम जो मानेंगे वो टाइम को कितना मान लेंगे, आधा मान लेंगे, तो टी हाफ मान लेंगे। तो समय जो क्या हो गया, आधा हो गया। और उसकी जो मात्रा है यक्स बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मात्रा भी क्या हो गया है यहाँ पर, आधा नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमारा सूत्र जो है पढ़ाई हो चुका है। कौन सा सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करा दिया गया है। अगर वह सूत्र का निगमन आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र का निगमन को देख सकते हैं। तो अब क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र, तो के बराबर होता है 2.303 होता है, बटा होता है टी होता है, और यहाँ क्या होता है, लाग होता है a/a-x होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है पिछले भाग में बताया गया है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे। अब ये जो टाइम है वो टाइम के जगह पर अब टी नहीं लिखेंगे करके, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे, और लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आ जाएगा यही आपका क्या होगा, संबंध आ जाएगा। तो अब इसको मान भरेंगे। अब के बराबर 2.303 बटा, अब ये टी जो है, टी को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टी हाफ हो जाएगा, लाग हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 10 यहाँ पे रहता है 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ ए, तो आपका ए हो गया बटा, अब ए हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे यक्स के जगह पर a/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, a/2, क्योंकि इसकी मात्रा आधा हो चुका है तो a/2 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, टी हाफ हो गया, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, और a बटा, और 2 में a का गुणा करेंगे तो यह होगा 2a में से a को घटा देंगे, तो 2a माइनस a पूरे का बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, इसमें से 2 में a का गुणा करेंगे, 2a माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला गया, और इसमें 2a में से a को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बटा, अब 2a में से जब a को a घटा देंगे तो 2a में से जब a घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे, k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और जब a से a कट गया तो क्या बचा है, तो जब a से कट गया तो बचा 2, अब यहाँ लिखेंगे 2। अब लाग 2 का मान क्या होता है, अब यहाँ पे लाग 2 का मान को नोट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, k बराबर 2.303
log 2 का मान याद रखेंगे 0.30 और यहाँ लिखेंगे 10 मैंने 10 मैंने 0.3010 होता है। किसका मान है? तो ये log 2 का मान होता है। सारणी में आप देख सकते हैं लघुगणक सारणी में, तो इसलिए यहाँ पे मान को आप याद रख लीजिए। log 2 का मान 0.3010 होता है, बटा क्या हो जाएगा t हाफ हो गया। अब ये दोनों का जब गुणा कर लेंगे, 2.303 का गुणा 0.3010 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 0.693 लगभग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.693 बटा t हाफ 1/2। तो यही जो है इसका किसका संबंध है, तो यह जो है वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में क्या है, संबंध है। या इस सूत्र को बदल सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लिख सकते हैं, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया होगा, निगमन कैसे किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल प्रश्न को बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा और इस न्यूमेरिकल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल कई साल परीक्षा में आ चुका है। तो आज पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। अब तो क्वेश्चन है, प्रथम कोट के अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका जो अर्ध आयु है वह कितना दिया गया है, तो 50 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ पे नोट करेंगे मान को, कि अब हल में यहाँ लिख देंगे टी हाफ जो है, समय इसका आधा जो ख़त्म हुआ है कितना है, 50 सेकंड है। तो टी हाफ बराबर 50 सेकंड। अब वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं, प्रश्नवाचक हो गया। अब के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं और सूत्र का निगमन भी किए हैं। के बराबर क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या है, टी हाफ होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे टी हाफ के जगह पे क्या रखेंगे, 50। तो क्या होगा, 0.693 बटा क्या हो जाएगा, 50। अब 50 से जब इसमें भाग कर देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, तो के बराबर भाग देने पाएगा 0.0138 आ जाएगा। तो यह जो मान निकला कहाँ से आया, 50 में इसमें भाग करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। भाग देने पे 0.0138 आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए मात्रक पर, अगर यह सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, अगर ये मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाता है। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर 1.38 गुणे 10 के पावर। अब दशमलव दो स्थान इसके आगे चला गया है तो इसने क्या लिखेंगे, -2 घात हो जाएगा, और यहाँ पर और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, सेकंड इनवर्स। तो ये मानक रूप भी समझ में आ गया, 0.2 स्थान इधर घुसकर 1-2 स्थान आ गया, इसमें -2 घात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा पहला जो न्यूमेरिकल बताया गया है। अब दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक 2 मिनट इनवर्स हो तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला मान हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से, और के का मान क्या दिया है, 2 मिनट का क्या है, इनवर्स है। अब उसके बाद से टी हाफ इसमें पूछा जा रहा है,
तो टी हाफ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और टी हाफ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टी हाफ का सूत्र नोट करेंगे। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। तो यहाँ सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके बाद से टी हाफ का मान यहाँ नोट करेंगे बराबर करके। अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.693 बटा और के का मान, तो के का मान इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो के का मान 2 मिनट इनवर्स है, तो यहाँ 2 रख देंगे और 2 से जब इसमें भाग कर देंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो 0.34 और यहाँ लिखेंगे 6 लगभग में इसका मान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा मिनट होगा। क्या होगा, मिनट, क्योंकि समय है और क्वेश्चन में मिनट में दिया गया था इसलिए मिनट होगा। अगर यहाँ सेकंड में दिया गया होता तो उसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन अब तीसरा समझा जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो तीसरा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रथम कोट के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा और अर्ध आयु की क्या करना है, गणना करना है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो अब यह पहला प्रश्न है, इसमें याद रखेंगे पहला प्रश्न इसको हल करेंगे। 200 मिनट का इनवर्स है, 200 क्या है, मिनट का इनवर्स है। ये किसका मान है, तो वेग स्थिरांक का मान है, याद रखिएगा। और अर्ध आयु की गणना करना है। और दूसरा जो मान इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न है 4 आपका वर्ष का इनवर्स है। तो 4 वर्ष का क्या है, इनवर्स दिया गया है। तो यह 2 क्वेश्चन इस प्रश्न में दिया गया है। तो यह दोनों प्रश्नों को आप लोग हल करके और जो आंसर आएगा इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो बस ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो है अभिक्रिया की कोट की परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के उस संख्या के क्या होती हैं, बराबर होती हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात अब ये बारे में समझेंगे कि यह जो लिखा गया इसका क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का यह वेग है, यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया का वेग,
क्योंकि अभिक्रिया का वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग बराबर यहाँ पे अगर नोट कर लें तो के का नाम तो जानते ही हैं। अगर मान लीजिए ए का पावर अगर यक्स है और यहाँ बी का पावर जो है वाई है, तो अब यहाँ अभिक्रिया का वेग, या के का नाम तो क्या नाम है, वेग स्थिरांक नाम है। ए का पावर यक्स है और बी के पावर क्या है, वाई है। अब यहाँ पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर, अभिक्रिया की कोटि बराबर, की कोटि बराबर, तो कोटि बराबर क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगा, ये दोनों घातों जो हैं ये क्या होंगे, दोनों घात के योग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये यक्स प्लस वाई, ये दोनों घात को जोड़ लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि का मान निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिक्रिया का जो हमारा कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, और जो पावर होता है या यक्स और वाई देख रहे हैं पावर, ये दोनों का योग हो जाता है, तो यही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो यहाँ न्यूमेरिकल एक समझा दिया जाएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अभिक्रिया A प्लस बी, मतलब A प्लस बी को जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। तो यह अभिकारक है और यह जो है उत्पाद है। तो A प्लस बी को जब गर्म किया, उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K, और A का पावर 1/2 है और B का पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो यह अभिक्रिया की कोटि की गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ R बराबर जो दिया गया है इसको नोट कर लेंगे कि कोष्टक में A की पावर जो है 1/2 है और B का पावर जो है 2 है। तो अब यहाँ अभिक्रिया की कोटि की अगर गणना करते हैं तो जो पावर होता है, जैसे यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अब ये दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अभिक्रिया की जो कोटि होता है, अभिक्रिया की कोटि, कोटि बराबर, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर जब होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 1/2 घात है और 2 जो है जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 है और इसमें 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बन जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 5/2। तो अभिक्रिया की कोटि आ गया 5/2। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अभिक्रिया की कोटि अगर गणना करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो जितना यह पावर दिया रहता है वह पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही अभिक्रिया की कोटि की गणना हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया M प्लस N, मतलब यह अभिकारक है, इसको जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K, और A का पावर जो दिया गया 3/2 है, अब B का पावर 1/2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोटि की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन का हल आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर को ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे आणविकता क्या होता है। अब उसकी परिभाषा को समझेंगे। तो एक एक लाइन को आप लोग परिभाषा को नोट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब आणविकता की परिभाषा को समझेंगे। तो बहुत आसान इसका भी परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए। तो यहाँ उत्तर होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या
अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। तो कितना आसान यह परिभाषा है, बस आप लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या है। यह जो अंतर है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब यह अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए, आणविकता तथा कोटि में अंतर, यह अंतर जो है बहुत आईएमपी है कि आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। तो 2 कॉलम अब यहाँ बनाना पड़ेगा और पहला कॉलम में आणविकता और दूसरा कॉलम में कोटि। तो अब कॉलम बना लेंगे। अब कॉलम में आप लोग भी ऐसे अपने कॉपी में जो है कॉलम बना लीजिए और एक को लिखिए आणविकता और एक को लिख लीजिए कोटि। अब पहला अंतर समझेंगे कि आणविकता का में क्या होगा और कोटि में क्या होगा। तो यहाँ पहला अंतर है, यह सदैव पूर्णांक होती है। यह सदैव जो है पूर्णांक होती है, सदैव पूर्णांक होती हैं। कौन? जो आणविकता होता है वह सदैव क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। पहला समझ में आ गया होगा। आणविकता में यह सदैव क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब कोट में लिखेंगे यहाँ पहला, यह पूर्णांक अथवा लिखेंगे यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों होती हैं। पूर्णांक भी होती हैं और क्या होती हैं, भिन्न मतलब बटा, मैंने यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा कि आणविकता में क्या, यह सदैव पूर्णांक होती हैं और यह जो है पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा अंतर क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा अंतर। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आप लोग को याद भी हो जाएगा और एक नोट्स भी आप लोग को तैयार हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे, इसमें आणविकता में इसका मान शून्य नहीं हो सकता। आणविकता में क्या होता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, इसका मान जो है शून्य नहीं हो सकता। और इसमें लिखेंगे दूसरा जो अंतर होगा, इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो दूसरा अंतर कितना आसान है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है लेकिन कोटि में इसका मान जो है शून्य हो सकता है। तो 2 अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा अंतर समझेंगे। आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता जो होता है क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आणविकता जो है, आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।
ज्ञात किया जाता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि आणविकता जो है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और यह जो होता है कोट जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कोटि प्रयोग द्वारा, कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा तीन अंतर कि आणविकता जो होता है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, और कोट जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब चौथा अंतर समझेंगे। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अंतर बहुत ही आईएमपी है। तो चौथा अंतर क्या है आप समझेंगे। तो अभिक्रिया की कोट याद रखेंगे। आणविकता में आणविकता केवल अभिक्रिया पर लागू होती है। आणविकता जो है केवल किस पे, अभिक्रिया पर लागू होती है। केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर, केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। केवल जो किस पे लागू होती है, प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। तो आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होती है, और यह जो होगा अब कोटि जो है प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर। तो ये लिखेंगे कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। अभिक्रिया पर लागू होती है। तो यह जो है चार अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अंतर को आप लोग नोट्स बना लीजिए। बहुत ही आसान समीकरण है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आर्हीनियस का समीकरण। आर्हीनियस का समीकरण होता क्या है और आर्हीनियस ने किस पे यह प्रयोग किए थे। तो आर्हीनियस ने सबसे पहले इन्होंने बताए थे कि ताप बढ़ाने पर जो होते हैं वेग का मान बढ़ता है। अर्थात आप लोग घर पर एक बीकर ले लीजिए और उस बीकर में पानी रख लीजिए और पानी में चीनी थोड़ा सा डाल दीजिए। डालने के बाद से देखिए क्या चीनी तुरंत घुल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब चीनी तुरंत नहीं घुलेगा, उसमें कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे वह चीनी क्या होगा, घुलेगा। यदि एक बर्तन और ले लीजिए, उसमें भी पानी रखिए, चीनी को डाल लीजिए और उसे गर्म कीजिए। देखिए गर्म करने पर वह तुरंत जो चीनी क्या हो जाएगा, गलना तुरंत क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और वह जो है पहले जो बीकर में पानी और चीनी रखे थे उससे पहले यह जो गर्म करेंगे तो उससे पहले गर्म करने वाले से ही चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर पर बैठ करके आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए कि बीकर में चीनी रखिए और क्या रखिए, पानी रखिए एक में, और एक बर्तन में जो है चीनी और पानी को रख करके गर्म कीजिए। दोनों में देखिए सबसे पहले किस में जो चीनी घुल जाता है। तो यह प्रयोग किसने किए थे, तो आर्हीनियस ने इसका प्रयोग किए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनियस का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक, अब देखिए वेग स्थिरांक मतलब के, वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग स्थिरांक तथा परम ताप
तो परम ताप को T से प्रदर्शित करते हैं। तो परम ताप के मध्य एक समीकरण बनाया जिसे क्या कहेंगे, आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। तो आर्हीनियस ने क्या किए थे, वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य में एक समीकरण बनाए, उसी समीकरण को आर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। इनके नियम के अनुसार क्या होगा, जब ताप बढ़ाने से, याद रखिएगा, जब ताप बढ़ता है तो उसका वेग भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने से वेग के चर घातांकी रूप से क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो इस नियम के अनुसार जो लिखा गया है, ये नियम को आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। ये क्या कहे थे, तो इन्होंने बताए थे कि ताप बढ़ता है तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसमें मान में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। यह आर्हीनियस का क्या है, नियम है। अब यहाँ आर्हीनियस ने एक समीकरण बनाए थे, इसी समीकरण के सहायता से इन्होंने वेग स्थिरांक की क्या किए थे, गणना किए थे। तो आर्हीनियस ने दो समीकरण बनाए थे, एक लाग रूप होता है और एक जो होता है बिना लाग रूप होता है। तो दो सूत्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आर्हीनियस का समीकरण। तो आर्हीनियस का जो समीकरण होता है वह समीकरण क्या होता है, तो के बराबर होता है a e⁻−EA/RT। यह जो है आर्हीनियस का समीकरण है। तो आर्हीनियस ने क्या प्रयोग किए थे आपको समझ में आ गया होगा, और यह नियम को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको निश्चित है यह परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आर्हीनियस का समीकरण आपका पहला सूत्र तो आप लोग देख ही लिए होंगे और अपने कॉपी में से नोट कर भी लिए होंगे। अब जो है दूसरा जो समीकरण क्या बनाए थे, सूत्र क्या बनाए थे, तो यह लाग रूप है। तो लाग रूप को ध्यान दीजिए, और यह जो है बिना लाग रूप का है। तो यह लाग के बराबर होता है लाग a-EA/2.303 RT होता है। यह लाग रूप कहेंगे, और यह जो ऊपर जो बना है समीकरण यह बिना लाग का रूप है। तो ये दोनों समीकरण को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी समीकरण के सहायता से आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल का प्रयोग करेंगे। तो यह आर्हीनियस समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि के का नाम, ए का नाम, ई का नाम, आर का नाम, टी का नाम क्या क्या है, इसको भी नोट कर लिया जाए। तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ के का नाम याद रखेंगे, जहाँ के का क्या नाम है, तो वेग स्थिरांक है। के का क्या नाम है, वेग स्थिरांक। तो के का नाम जो है वेग स्थिरांक है, और ए का नाम याद रखिएगा चर घातांकी गुणांक है, और ई का जो नाम है संक्रियण ऊर्जा है, और आर का नाम है गैस नियतांक है, और टी का नाम परम ताप है। तो इस प्रतीक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसी प्रतीक के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ताप गुणांक क्या है, ताप गुणांक की परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे ताप गुणांक क्या है। ताप गुणांक की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ताप बढ़ाने पर, याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग के साथ वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। याद रखे रहिएगा। अब यहाँ जो ताप गुणांक होता है वो क्या होगा, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर ही ताप गुणांक की गणना किया जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से ताप गुणांक की परिभाषा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा ताप गुणांक की परिभाषा क्या है। तो ताप गुणांक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात मान लेते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर मान कितना हो, तो 20 अगर है, और 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो, तो 23 है, तो ताप गुणांक कितना होगा, तो यहाँ जो है 20 और ये 23 है, तो कितना हो जाएगा, 3 जो होगा ताप गुणांक माना जाए, क्योंकि यह इसका अंतर कभी भी लिया जाता है वह 10 का ही अंतर लिया जाता है। यह 10 20 है तो इसका अंतर क्या मानेंगे, 10 होगा।
जैसे यहाँ 20 हो तो यहाँ पे 30 लेते हैं, यहाँ 30 हो तो यहाँ पर 40 लिया जाता है। इसका अंतर जो है 8, 5, 7 नहीं लिया जाता है। कभी अंतर लिया जाएगा तो कितने पे लिया जाता है, तो 10 पे अंतर को लिया जाता है। तो अब इसका सूत्र होता है, ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है, अब सूत्र को नोट कर लीजिए और उस सूत्र को याद रखिए, क्योंकि उस सूत्र की सहायता से आगे चल के किसका प्रयोग करेंगे, न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो परिभाषा इसे आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से अब इसका सूत्र नोट कर लीजिए। तो ताप गुणांक का सूत्र होता है T+10, या T+10 मतलब 10 का जो डिग्री सेल्सियस जो अंतराल है, इसलिए 10 का प्रयोग करेंगे। तो T+10 पर वेग स्थिरांक बटा T पर वेग स्थिरांक के अनुपात के क्या होता है, यह ताप गुणांक बराबर होता है। तो ताप गुणांक की जो परिभाषा लिखा गया है, इसी सूत्र के सहायता से ताप गुणांक की परिभाषा को लिखा गया है। तो यह ताप गुणांक, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ जो 40 सेकंड दिया गया है उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टी हाफ, मतलब टी 1/2 इसको कहा जाता है, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ बराबर कितना है, तो 40 इसमें सेकंड दिया गया है, 40 सेकंड हो गया। अब उसके बाद से किसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें के का मान ज्ञात करना, के का मतलब वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर जो है, के बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। के का नाम क्या है, तो वेग स्थिरांक नाम है। अब यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे। के का सूत्र क्या होता है यह अभ्यास में आपको बताया जा चुका है। तो के बराबर होता है 0.693 बटा क्या होता है, टी हाफ होता है। ये आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, अभ्यास पे इसका सूत्र का निगमन भी कराया जा चुका है। के बराबर होता है 0.693 बटा क्या होता है, टी हाफ होता है। अब यहाँ टी हाफ का मान को रख देंगे। तो टी हाफ का मान जब रखेंगे तो क्या होगा, के बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 0.693 बटा, और यहाँ लिखेंगे टी हाफ। टी हाफ का मान क्या है, तो 40 है। अब 40 से जब इसमें भाग कर देंगे, किस में भाग करेंगे, तो 0.693 में जब 40 से भाग कर देंगे तो भाग देने पे जो उत्तर आएगा वही इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो भाग देने पर आ जाएगा 0.017322 2 और 5। ये भाग दे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। भाग देने पर 0.01732 आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में इसका मात्रा क्या लिख देंगे, प्रति सेकंड। अगर क्वेश्चन सेकंड में दिया है तो प्रति सेकंड में लिखेंगे, अगर मिनट में यहाँ पे दिया होता तो मिनट लिखते। तो प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, यह मान आ गया, जो है आंसर हो गया। तो कैसे क्वेश्चन को हल किया गया आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए अर्ध आई जो दिया गया है, ध्यान से देखिए समझिए। तो यहाँ अर्ध आई कितना दिया गया है, 69.3 सेकंड है। तो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है और अर्ध आई का मान इसमें दे चुका है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 को हल किया गया, सेम आपको प्रश्न नंबर 2 को भी हल करना है। केवल ये जो अंक देख रहे हैं, अंक का क्या हुआ है, बदला हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे टी हाफ। टी हाफ मतलब अर्ध आई इसको बोला जाता है। कितना दिया गया है, 69.3 सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे के बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ होता है। अब यहाँ टी हाफ का मान को रख देंगे। अब टी हाफ का मान जो निकला है यहाँ पे रखेंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटा टी हाफ। टी हाफ का मान
यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव देखेंगे, यहाँ एक स्थान पे है और यहाँ दशमलव गिनिए 3 स्थान पे, 1 2 3। तो यहाँ पे जो ये दशमलव को यहाँ पे जब ला देंगे तो यह अंश और हर जो देखें एकदम सेम हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये दशमलव को जब इधर ले चलेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, के बराबर होगा आपका 69.3। 69 आपका माना 69.3 गुणे 10 के पावर। अब यहाँ दशमलव जब इधर घुसकाए हैं तो कितने स्थान इधर आया है, तो इधर जो है 2 स्थान इधर आया है, तो इसलिए लिखेंगे -2 घात हो जाएगा बटा, और नीचे वाला जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब ये क्या होगा, यह सेम है आपका, कट जाएगा, इससे इसे जो है कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, तो के बराबर आ गया 1 गुणे 10 के पावर -2 आ गया। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रति सेकंड। तो यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो आप लोग सॉल्व करते रहिए, अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में अर्ध आयु जो है 693 वर्ष है। तो अर्ध आयु किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कितना मान दिया गया, तो 693 वर्ष हैं। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके इसको हल कीजिए। हल करने पे जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा चुके हैं। तो यह क्वेश्चन आपको हल करना है, हल करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को ज़रूर बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, चौथा क्वेश्चन अब हम बताएंगे और अच्छे से आप लोग नोट करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आईएमपी माना जाएगा। तो अब यह जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया है और अर्ध आयु कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है, और कितने समय में अभिक्रिया क्या है, 90% पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे किसका किसका मान यहाँ पे दिया गया है। तो अर्ध आयु किससे दिखाते हैं, तो अर्ध आयु जो है टी हाफ से, टी 1/2 लिखते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो 60 मिनट है। अब यहाँ कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो यहाँ जो है प्रारंभिक मात्रा ए बराबर मान लेंगे 100, और यक्स का मान दे चुका गया इसमें कितना, 90। ए का नाम है, प्रारंभिक मात्रा को 100 मानते हैं, परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है। यक्स बराबर आपका क्या हो गया, 90 हो गया। तो कितने समय, तो टी बराबर जो है पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब टी का सूत्र क्या होता है, तो प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए टी का सूत्र होता है, टी बराबर लिखेंगे, यहाँ सूत्र बताया गया वो 2.303 बटा होता है, यहाँ के होता है, लाग होता है, 10 होता है, ए बटा ए माइनस यक्स होता है। तो यह सूत्र आपको बताया जा चुका है, यह सूत्र का निगमन भी अभ्यास में बताया जा चुका है। यदि अभ्यास आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो टी बराबर ये फार्मूला है। तो अब यहाँ देखेंगे के का मान इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, के का मान तो नहीं दिया गया, तो पहले के का गणना करना पड़ेगा। ए का मान यहाँ रख सकते हैं, या एक्स का मान, ए का मान रख करके हल कर सकते हैं। तो अब के का मान जब नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो है अब के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र याद रखिए 0.693 बटा क्या होता है, टी हाफ होता है। यह सूत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे। यह किसका सूत्र है, तो के का सूत्र है, यहाँ बॉक्स में या नोट कर लीजिएगा। के जगह पे 0.693 बटा टी हाफ। अब यह के को हटा देंगे और उसके जगह पे यह मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, अब टी बराबर होगा 2.303 बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 0.693 बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। ये किसका मान रख दिए, तो यहाँ पे जो मान रखे हैं, तो यह के का मान हो गया, लाग हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ए का मान 100 है, ए का मान 100 माइनस एक्स का मान 90 है। अब यह टी हाफ जो है, यह जो सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर चला जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा 2.303
और ये टी हाफ ऊपर चला गया तो टी हाफ लिख लेंगे बटा और नीचे क्या लिखेंगे 0.693 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे log 100 बटा और यहाँ हो जाए 100 में से 90 घटा देंगे तो 100 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया। अब ये 10 से 100 में जब भाग कर देंगे तो यहाँ का हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। टी हाफ का मान, तो टी हाफ का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो टी हाफ का मान क्वेश्चन में दिया गया है 60 मिनट। तो इसके जगह पे लिखेंगे 60 और यहाँ हो जाएगा log और 10 से जब 100 में भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा और नीचे यहाँ नोट करेंगे 0.693। तो समझ में आ रहा होगा इसे कैसे हल किया जा रहा है। आप लोग अपने कॉपी में से क्या कीजिए नोट करते चलिए। अब क्या होगा यहाँ log 10 का मान क्या होता है, तो log यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ आधार 10 है और यहाँ पर भी आधार 10 है। तो log 10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार 10 है और 10 है तो log 10 का मान याद रखिए 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे टी बराबर अब 2.303 गुणे 60 गुणे log 10 का मान 1 हो गया बटा हो जाएगा और नीचे क्या नोट करेंगे 0.693। अब यहाँ पे क्या होगा ये तीनों का जो है गुणा कर लेंगे 2.303 गुणे 60 गुणे 1 का जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा 138.18 आएगा गुणा करने पर। इसका जो है तीनों का जब गुणा कर लेंगे 2.303 का गुणा 60 में और इसका गुणा जो 1 में करेंगे तो 138.18 आ जाएगा। अब बटा क्या है, बटा में लिखेंगे 0.693 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इससे जो है अब 0.693 से इसमें जब भाग करेंगे तो भाग देने पर कितना आंसर आएगा, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो टी बराबर भाग देने पे आंसर आ जाएगा 199.39 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इसे भाग करके आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्या ये आंसर इतना आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर जो आ गया टी बराबर 199.39 मिनट होगा। तो 90% जो है पूर्ण हो जाती हैं कितने मिनट में, तो 199.39 जो है मिनट में पूर्ण हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा और आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब अगला क्वेश्चन 5 समझेंगे। अब तो 5वां क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रथम कोट की जो है अभिक्रिया का अर्ध आई जो है 30 सेकंड है। कितने सेकंड दिया गया है, 30 सेकंड है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है और उसकी अर्ध आई जो है 30 सेकंड है। कितने समय में अभिक्रिया जो है 90% क्या हो जाए, पूर्ण हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए। नोट करके इसको पहले अपने कॉपी में हल कीजिए। जो आंसर आएगा इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। तो यह क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया गया है, हल कीजिए। आप लोग हल करके अपने फेयर कॉपी में होने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होगा, दुगुना होता है। तो यहाँ सिद्ध करना है कि टी 99 और टी 90 कितने गुना होगा, 2 गुना होता है। तो सिद्ध करके आपको दिखाया जाएगा। तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। अब यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ पे पहले लिखेंगे सूत्र। प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है, यह बताया जा चुका है और इसका सूत्र का निगमन भी बताया जा चुका है कि यह सूत्र कैसे बना है, इसका निगमन कैसे हुआ है। टी बराबर होता है 2.303 बटा होता है यहाँ पर के log होता है 10 होता है a बटा a माइनस एक्स। यह फार्मूला है, इसी फार्मूला से हल करके किया जाएगा
तो फार्मूला को पहले आप लोग भी नोट कर लीजिए कि टी का सूत्र होता है 2.303 बटा के log 10 ए बटा ए माइनस यक्स होता है। अगर यहाँ टी 99 निकालते हैं, अगर टी 99 का मान निकालते हैं तो टी 99 कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे के log हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए जब 99 निकालेंगे तो ए का नाम प्रारंभिक मात्रा है तो ए का मान 100 होता है। ए का मान क्या होता है 100। अब यहाँ लिखेंगे 100 माइनस और यक्स के सामने क्या लिखेंगे 99। जब टी 99 निकालेंगे तो यक्स के जगह पे क्या रखेंगे 99 और ए का मान क्या होता है, तो ए का मान जो है प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 मानते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे तो टी 99 हो जाएगा बराबर हो जाएगा और लिखेंगे 2.303 बटा के log 10 और यहाँ लिखेंगे 100 बटा अब 100 में से 99 को घटा देंगे तो 100 में से जब 99 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टी 99 बराबर होगा 2.303 बटा के और यहाँ लिखेंगे log 10 और यहाँ जब 1 से जब 100 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ log 100 का मान क्या होता है, तो याद रखिए log 100 का मान 2 होता है, 2 जीरो है यहाँ पर और तो log जो है 10 का 1 और log 100 का मान 2 होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे टी 99 बराबर 2.303 बटा के और यहाँ लिखेंगे गुणे और log 100 जो है log 100 का मान कितना होता है, तो log 100 का मान आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे 2 होता है। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 कैसे बना है और किस सूत्र से बना है, तो इस सूत्र से जो है टी 99 का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालेंगे, तो टी जो है 90। अब टी 90 को निकालेंगे तो जैसे आप लोग 99 को निकाले हैं वैसे सेम जो है 90 का भी मान निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टी, अब 99 की जगह क्या लिखेंगे 90 बराबर हो जाएगा और इसी सूत्र में जो है रखेंगे। अब यक्स के जगह पे यहाँ 99 रखे थे तो अब यक्स के जगह पे 90 रखेंगे तो क्या बन जाएगा सूत्र 2.303 बटा के और यहाँ लिखेंगे log 10 ए का मान क्या रखेंगे 100 बटा 100 माइनस यक्स के मान क्या रखेंगे 90। अब यहाँ लिखेंगे टी 90 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा और उसके बाद से लिखेंगे log लिखने के बाद से और यहाँ लिखेंगे 100 बटा 100 में से 90 घटा देंगे तो क्या होगा 10 से 100 में क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पे मान क्या आ जाएगा टी 90 हो गया बराबर हो गया 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे log और यहाँ लिखेंगे 10 से जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा 10। तो log 10 का मान क्या होता है, तो log 10 का मान याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। log 100 का मान 2 होता है, log 10 का मान 1 होता है। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे जो नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद से अब यहाँ जो है log जो है 10 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे जो है log 10 का मान जो है 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो है गुणा कर लीजिएगा और यहाँ 1 लिख लीजिएगा। तो log 10 का मान 1 नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद से 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा टी 90 हो जाएगा बराबर 2.303 बटा क्या होगा के हो जाएगा। तो अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ये काटा गया है, यहाँ पर 1 है, मतलब log 10 का मान 1 है और 1 में गुणा किए हैं तो समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 तथा या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह मान जो देखेंगे ध्यान से 2.303 बटा के और यहाँ देखेंगे 2.303 बटा के, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी है तो सेम है। तो अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टी 90 लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो समीकरण 2 का मान लिख सकते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे जो है समीकरण 1 के जगह पे जो यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, तो टी 99 बराबर हो गया और 2.303 बटा के जो है इसके जगह पर यह मान निकल गया 2.303 बटा के जब क्या लिखेंगे टी 90 लिख सकते हैं, टी 90 गुणे क्या 2।
अब अगला लाइन लिख सकते हैं टी 99 बराबर हो जाएगा, और उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे टी 90 दुगुना होता है। तो यहाँ पे जो सिद्ध हो चुका, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। तो सिद्ध कैसे हुआ कि जो इसमें अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में और 99% पूर्ण होने में और 90% के पूर्ण होने में कितना समय लगता है, दुगुना। तो यहाँ 2 से गुणा हुआ, तो आपको सिद्ध किया गया। तो सूत्र का निगमन जो हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आई को पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ अब क्वेश्चन बदल गया है। इसके पहले जो है 99 और 90% था, इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है। यहाँ पर 3/4 पूर्ण होने में, मतलब यहाँ पे जो मान दिया गया है परसेंटेज में नहीं है। तो यहाँ पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आई के पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो जैसे प्रश्न नंबर 6 को सिद्ध किया गया तो सेम ऐसे प्रश्न नंबर 7 को भी सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से सबसे पहले हल लिखने के बाद से यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला जो प्रश्न नंबर 6 में जो लिखा गया था वही फार्मूला यहाँ पर भी लिखेंगे। 2.303 बटा क्या होता है, के होता है, और यहाँ होता है log 10 a बटा ए माइनस क्या होता है, यक्स होता है। तो अब यहाँ पे जो मान है ये परसेंटेज पे नहीं दिया गया, 3/4 दिया गया है। तो याद रखेंगे जब 3/4 दिया गया तो ए का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए का मान जो है 1 लिखेंगे, और यक्स का मान क्या लिखेंगे, जो है 3/4 लिखेंगे। याद रखिए अगर यहाँ परसेंटेज में दिया जाता, क्वेश्चन अगर परसेंटेज में रहता जैसे 90% या 75%, 25% रहता तो ए का मान 100 रखते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं दिया गया है तो उसका मान ए का मान 1 रखा जाता है, और यक्स बराबर जो दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे 3/4। अब उसके बाद से यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टी। अब सूत्र में इसी सूत्र में जो है मान को रखेंगे, तो टी क्या होगा, 3/4। मतलब यहाँ पे 3/4 पे मान निकालना है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा क्या होगा, के होगा, और इसके बगल में लिखेंगे लाग होगा 10 होगा, और यहाँ ए का मान जो है 1 रखेंगे, 1 माइनस यक्स का मान 3/4 रखेंगे। तो यह मान को जो रखा गया होगा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, 3/4 को नोट कर लेंगे, बराबर करेंगे 2.303 बटा क्या होगा, के। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ 10 हो जाएगा, 4 एक का नम 4 होगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 होगा। अब 4 जो है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे टी 3/4 बराबर यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और लाग लिखेंगे 10 हो जाएगा। 4 जो है ऊपर चला गया तो 4/1 हो गया। तो समझ में ये भी लाइन आप लोग को आ गया होगा। अब अगला लाइन बनेगा टी 3/4 होने के बाद से अब लिखेंगे 2.303 बटा के, और उसके बाद से लिखेंगे लाग 10, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। अब यह नियम, लाग का नियम क्या होता है, अगर घात हो तो घात कहाँ आता है, आगे आ जाता है। याद रखिए घात कहाँ आता है, आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे टी 3/4, इसके बाद से लिखेंगे 2.303 बटा के, और 2 जो है आगे आ जाएगा तो 2 गुणे लाग हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे 10। आधार जो है 10 है। अब ये 2 कहाँ से आ गया, तो नियम है लाग का नियम होता है अगर घात हो तो घात कहाँ आता है, आगे आ जाता है। अब इस जो है अगला स्टेप जो होगा, टी लिखेंगे 3/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इसके बाद से 2.303 बटा के, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे लाग 2 का मान आप लोग को बताया जा चुका है। यदि आप लाग 2 का मान नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा 0.3010 होता है। क्या होता है, 0.3010 किसका मान है, तो लाग 2 का मान है। अब ये 2.30 का गुणा 0.3010 में गुणा करेंगे, इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा 0.693 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे
टी 3/4 लिखने के बाद से इसका और इसका गुणा करेंगे तो 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के होगा, और उसके बगल में क्या है, 2 है। तो यह जो है सूत्र है, यह किसका सूत्र है, तो अर्ध आई का सूत्र है। यह सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। इस सूत्र को आप लोग बॉक्स में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यह किसका मान है, तो टी हाफ का मान है। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो टी हाफ लिख सकते हैं। तो टी 3/4 बराबर इसके जगह पे हो गया टी हाफ हो जाएगा गुणे 2। अब 2 से 2 जो है आगे गुणा हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर दुगुना आ गया किसके, अर्ध आई के। सिद्ध हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और समझ में भी आ रहा होगा तभी कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सिद्ध करना था कि 3/4 जो पूर्ण होने में अर्ध आई के कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुना सिद्ध हो चुका। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ लिखिए हल, और हल में ध्यान देंगे यहाँ पर 2 शर्त कहा गया है, एक 50% है और एक 80% पे है। तो 50% में 10 मिनट है, तो 80% में कितने समय लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल में a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 100 हो जाएगा, और x का मान जो है कितने दिया गया है, तो 50 दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, तो 10 मिनट दिया गया है। यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से, या पहली शर्त का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद से दूसरी शर्त से। तो पहली शर्त से a का मान 100 हो जाएगा, और x का मान जो है 50 है, और यहाँ पर जो है t का मान जो है 10 है। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, तो t का सूत्र होता है 2.303 बटा क्या होता है, k होता है log 10 a बटा a माइनस x होता है। यह फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k को यहाँ कर देंगे, t को नीचे कर देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, log हो जाएगा 10 हो जाएगा a बटा a माइनस x हो जाएगा। तो यह जो है सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र में जो है मान रखेंगे, तो k बराबर क्या होगा, 2.303 बटा t का मान, तो t का मान क्या है, 10 है, तो 10 रख देंगे, लाग लिख लेंगे, 10 हो जाएगा, a का मान 100 हो गया बटा 100 माइनस x का मान 50। अब यहाँ k बराबर लिखेंगे 2.303 जो दिया गया है यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2.303 बटा क्या होगा, 10 हो जाएगा, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 बटा 100 में से 50 घटा देंगे, 50 हो गया, 50 से 100 को काट देंगे, 50 दूना 100 2 बार में गया है, भाग जो कितने बार में गया, 2 बार में, 2.303 बटा 10 लाग 10, और ये 50 से जब 100 काटे तो 2 हो गया। अब यहाँ लाग 2, तो लाग 2 का मान बताया जा चुका है, आप लोग को याद भी हो गया होगा, 2.303 ये नोट कर लेंगे बटा 10, और यहाँ लाग 2 का मान 0.3010 होता है। अब इसका जब दोनों का गुणा कर लेंगे तो k का मान आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 0.693 बटा 10। 10 से जब भाग कर लेंगे तो जब 10 से भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.0693। यह किसका मान आ गया, तो k का मान जो है निकल गया पहली शर्त से। अब यहाँ पे जो है दूसरी शर्त में कितने प्रतिशत पे निकालना है, तो 80% पे निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या प्रयोग करेंगे, तो जो दूसरी शर्त से लिखेंगे तो दूसरी शर्त में a का मान तो 100 रहेगा और x का मान जो है 80। अब 80 पे निकालना है, तो अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है, तो t बराबर होता है 2.303 बटा क्या होता है, तो बटा k log a, तो यहाँ पे a बटा क्या होता है, a माइनस x होता है। यह फार्मूला है,
अब इसी फार्मूला से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है t बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2.303 बटा, अब k का मान जो है निकल चुका है। k का मान यहाँ देख लीजिए, नोट कर किया गया है। k का मान निकाला गया, कितना निकला है 0.0693। यह किसका मान है, तो k का मान है। अब यहाँ लिखेंगे लाग, a का मान क्या है 100 है, बटा है a का मान क्या है 100 माइनस x का मान 80। 80 पे हमें बताना है कितना समय लगेगा, तो 80% पे कितना समय लगेगा। अब इसको हल कर लिया जाएगा, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान्य हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे t बराबर होगा 2.303 बटा हो जाएगा 0.0693 और यहाँ लिखेंगे लाग 10 और यहाँ 100 बटा, अब 100 में से 80 घटा देंगे, तो 100 में से जब 80 घटाएंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा। 20 से 100 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब इसके नीचे नोट करेंगे, तो 20 से जब 100 को काटे तो 5 बार में गया है। अब इसके नीचे जो है नोट करेंगे तो क्या होगा 2.303 बटा 0.0693। अब यहाँ लिखेंगे लाग 10 और यहाँ 5, तो अब लाग 5 का मान क्या होता है, तो लाग 5 का मान आप लोग याद रखिएगा 2.303 बटा होता है 0.0693। ये नोट करने के बाद से लाग 5 का मान होता है 0.6989। यह जो है किसका मान है, तो लाग 5 का मान है। यह क्वेश्चन में आपको दे दिया गया रहेगा, क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ नोट नहीं किए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लाग 5 का मान जो है कितना होता है। ये आपको पेपर में दिया रहेगा क्वेश्चन में कि लाग 5 का मान क्या होता है। तो लाग 5 का मान यहाँ नोट करने के बाद से इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 1.6095 बटा और नीचे लिखेंगे 0.0693। अब इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग देने पे जितना आंसर आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 23.23 मिनट जो आया है, ये जो है 80% पूर्ण होने में लगा जो है समय है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज का पढ़ाई में इतना ही। अब कल जो है अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल से जो है पृष्ठ रसायन अभ्यास चालू किया जाएगा। तो यह शाम को 7 बजे जो है लाइव क्लास से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।